नमस्ते इंडिया। सो गाइज, मैं हूं सी जुझार सिंह और आज अभी अपन बात करने वाले हैं आपके एक चैप्टर सी फाउंडेशन के अकाउंट करंट की। ठीक है, ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर शुरू करते हैं। अकाउंट करंट क्या है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है नॉर्मली, इससे पहले अपन ने एवरेज ड्यू डेट चैप्टर पढ़ा है। अगर आपने वो लिंक नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखा है, तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको और वहां पे जाके आप देख लीजिए। ठीक है, तो पहले उसको देखिए फिर इस वीडियो को देखना है। डन। चलो अब सुनिए, यहाँ पे क्या होता है अकाउंट करंट में कि जो ट्रांजेक्शन होता है दो पार्टी के बीच में। ठीक है, तो दो पार्टी के बीच में काफी ट्रांजेक्शन होता है। अब उनमें क्या होता है, एक डेट पे आपको सेटलमेंट करना पड़ता है। अगर आप उस डेट के बाद में सेटलमेंट करोगे तो यू हैव टू पे इंटरेस्ट, और जल्दी करोगे तो यू विल रिसीव योर इंटरेस्ट, मतलब डिस्काउंट एक तरह से मिलेगा तुमको। बराबर है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो इंटरेस्ट निकालना तो अपन ने ऑलरेडी एवरेज ड्यू डेट में समझ लिया है, बट आपको नॉर्मल लेजर पोस्टिंग भी करनी पड़ती है। तो हम क्या कर रहे हैं, लेजर पोस्टिंग अलग निकालेंगे, इंटरेस्ट अलग निकालेंगे, ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। दो क्यों अलग काम करने का, तो उन दोनों को मिक्स करके एक ही लेजर के फॉर्म में लिखना इज नोन एज अकाउंट करंट। ठीक है, चलो अब कहां पे अकाउंट करंट बनता है गाइस, ये वाला एक अच्छा पॉइंट है। आपको एग्जाम में ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अकाउंट करंट इज अ रनिंग स्टेटमेंट बेटा। ठीक है, रनिंग स्टेटमेंट है, ध्यान रखना आपको। अब द ट्रांजैक्शन बिटवीन द पार्टीज फॉर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड इंक्लूड द इंटरेस्ट अलाउड और चार्ज ऑन द वेरियस आइटम, राइट। इट टेक द फॉर्म ऑफ एन लेजर अकाउंट। एग्जाम में पूछ सकता है कि अकाउंट करंट इज द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, फॉल्स। लेजर अकाउंट होता है तो ट्रू है। नाउ यहाँ पे कुछ सिचुएशन है जहां पे बनता है, ये आपको याद करना है। ट्रू फॉल्स में पूछा गया है, वापस पूछ सकते हैं। इट इज प्रिपेयर व्हेन द फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन रेगुलरली टेक प्लेस बिटवीन टू पार्टीज, जहां पे बार बार ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे लाइक मैन्युफैक्चरर और सेलर। ठीक है, उनके बीच में बार बार होता है, तो इस तरह से अपन ले सकते हैं। जहां पे इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता है पेमेंट का, वहां पे होता है। कंसाइनी ऑफ गुड कैन ऑल्सो द प्रिपेयर अकाउंट करंट। ये देखो, ये अच्छा पॉइंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या कंसाइनी भी बना सकता है? यस बना सकता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो, बैंकर और कस्टमर, यानी बैंक भी बना के देती है, यस बेटा, और जॉइंट वेंचर वाले भी बनाते हैं, यस बेटा। तो यहाँ पे देखिए जॉइंट वेंचर वाले, ठीक है, उसके बाद बैंक्स, उसके बाद कंसाइनी, और जो दुकानदार होता है शॉपकीपर और मैन्युफैक्चरर, उनका बनता है। ठीक है, तो ये चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब अकाउंट करंट बनाने के टोटल मिला के तीन वे है। पहला वे है इंटरेस्ट टेबल मेथड, जिसमें आप इंटरेस्ट कॉलम में इंटरेस्ट निकाल दोगे उधर ही। दूसरा है प्रोडक्ट मेथड, उसमें आप प्रोडक्ट के थ्रू जाओगे। और लास्ट है बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड, जो नॉर्मली बैंकिंग में काम आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो अपन करने जा रहे हैं ना, वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट विद द हेल्प ऑफ द इंटरेस्ट टेबल मेथड, फर्स्ट वाला। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें हम एक कॉलम आता है इंटरेस्ट का, और उसी टाइम पे अपन इंटरेस्ट को लिख देते हैं। बड़ा इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे आपको, दिस वन, कि आपने श्याम जो है उससे तुम्हारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो तुम हो, एक श्याम है, एक तुम हो, एक श्याम है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो आपको उनको रिकॉर्ड करना है। रूल ये है यहाँ पे कि ये जो ट्रांजेक्शन हुए, इनकी ड्यू डेट ये दे रखी है। अगर ड्यू डेट नहीं दे रखी है तो आपको जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उस दिन की ड्यू डेट माननी है। दूसरा, ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है, और वो डेट जो है यहाँ पे बनने की दे रखी है 1 Feb। तीसरा, इंटरेस्ट चार्ज होगा या मिलेगा 6% के हिसाब से। क्या ये आपको समझ में आया? अब सबसे पहले सीखते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट बड़ा इजी है बेटा। सबसे पहले आपको डालना है हेडिंग। हेडिंग डालोगे कि जिसका लेजर बना रहे हो। ठीक है, तुम बताओ, अगर तुम हो तो तुम किसका लेजर बनाओगे? सामने वाली पार्टी का। तो यहाँ पे तुम कौन हो? तुम हो नाथ ब्रदर्स। कौन हो तुम बेटा? नाथ ब्रदर्स। आप हो भैया नाथ ब्रदर्स हो। ठीक है, तो आप किसका लेजर बनाओगे? ऑब्वियसली खुद का कैसे बनेगा, श्याम का बनेगा, अपोजिट पार्टी का। तो आप नाथ ब्रदर्स हो तो आप श्याम का लेजर बनाओगे। तो आप जिसका लेजर बना रहे हो उसको पहले लिखो, तो श्याम इन अकाउंट करंट विथ, अब तुम्हारा नाम आएगा इन द बुक्स ऑफ, जिसका होता है नाथ ब्रदर्स। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा इंटरेस्ट। ठीक है, पेबल अप टू, कौन से डेट तक इंटरेस्ट पे होगा? 1 Feb तक, क्योंकि सेटलमेंट वहां पे हो रहा है आपका एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो ये हेडिंग आ गई। सो दिस इज द हेडिंग, श्याम इन अकाउंट करंट विद द नाथ ब्रदर्स, इंटरेस्ट टू 1 Feb 2020 एट 6% पर एनम। ये जिसका लेजर अकाउंट है, मतलब सामने वाली पार्टी का, अपोजिट पार्टी का, वो लेजर अकाउंट वाला है। और ये तुम्हारा है जिसकी बुक्स में तुम बना रहे हो, इन द बुक्स ऑफ। बोलो, क्या ये आपको समझ में आया? तो जिसका लेजर अकाउंट बना रहे हो उसका पहले लिखो, और किसी बुक्स में बना रहे हो उसका बाद में लिखना। ठीक है, आगे देखो। नाउ द फॉर्मेट। आपने किसी भी लेजर अकाउंट का फॉर्मेट देखा होगा, क्या होता है बेटा? डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट। पर मुझे बताओ, यहाँ पे ये डेट इंपॉर्टेंट है कि ड्यू डेट इंपॉर्टेंट है? सर ड्यू डेट है, तो डेट पर्टिकुलर के बाद हम एक ड्यू डेट लिख देंगे। ठीक है,
अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं, डेट पर्टिकुलर के बाद हम क्या लिख रहे हैं, ड्यू डेट। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, तो डेट पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट। अब ऑब्वियसली इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट निकालने के लिए व्हाट यू वांट सर, वी वांट द डेज, सो यहाँ पे ये डेज आ गया। उसके बाद आपको चाहिए इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट आ गया। ये जो कॉलम है डेबिट साइड का, ये सेम अपोजिट साइड में आ जाएगा क्रेडिट साइड में। तो डेट पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज एंड इंटरेस्ट। क्या ये तुमको समझ में आया? अंडरस्टूड? आई थिंक ये देखो क्रैश कोर्स है बेटा, तो मैं ज़्यादा लिख के नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट टिक कर रहा हूँ, जिस पे मैं टिक कर रहा हूँ तुमको वो देखने का है। आगे चलते हैं। अब सबसे पहला काम तुमको ये करना है, जो जो ट्रांजेक्शन होना उनको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो पहला काम आपको ये करने का है कि जो जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उनको रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करना मतलब सिर्फ लेजर पोस्टिंग करनी है। तो आपको डेट जो दे रखा है ये वाला, दूसरा जो पर्टिकुलर्स में आता है यानी कि टू सेल्स, बाय, कैश, जो भी है वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। तीसरा ड्यू डेट ये तुम्हारे सामने है, जिसमें नहीं है उसमें सेम डेट लिख दूंगे। और फोर्थ में अमाउंट। ये चार चीजें आपको सबसे पहले लिखनी है। ठीक है, तो करें शुरू। चलो फॉर एग्जांपल देखो मैं टिक कर रहा हूँ बेटा ब्लैक पेन से, या रेड से करते, चलो रेड से करते हैं। 16 सितंबर को आपने गुड सोल्ड किया शाम को 200 रुपए का, ड्यू डेट 1 अक्टूबर है। तो व्हाट विल बी द एंट्री, नॉर्मल एंट्री बताओ, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, हम ये एंट्री पास करते हैं। तो श्याम का लेजर है, तो टू सेल्स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। तो ये देखो डेट आ गया, सेल्स आ गया। अब मैंने बोला कि यहाँ पे ड्यू डेट अलग है 1 अक्टूबर, तो वो लिख दो और अमाउंट लिख दो 200 रुपया। अभी डेज और इंटरेस्ट मत निकालो, अभी मत निकालना, मैं बोलूँ तब निकालेंगे। ठीक है, ये पहले हो गया। फिर देखो कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, तो कैश आया तो बाय कैश, ये देखो 1 अक्टूबर बाय कैश। अब यहाँ पे ड्यू डेट नहीं है बेटा, तो यहाँ पे 1 अक्टूबर को ही ड्यू डेट कंसिडर किया जाएगा और ये अमाउंट आ गया 90 रुपीज। उसके बाद ये भी हो गया अपना गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, यहाँ पे 21 अक्टूबर परचेज किया, 1 दिसंबर ड्यू डेट है। तो देखो 21 अक्टूबर को बाय परचेज आ गया, 1 दिसंबर आ गया, 500 रुपये आ गया। ठीक है, जिसको टिक कर रहा हूँ वो देखते जाओ। उसके बाद पेड टू श्याम दे रखा है, तो टू कैश आएगा। ये देखो टू कैश डेट दे रखी है तुमको, और 330। ठीक है, उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, फिर से परचेज किया अगेन बाय परचेज, डेट आ गई, ये ड्यू डेट भी आपने लिख दिया, ये अमाउंट भी लिख दिया। नाउ पेड टू श्याम एंड गुड्स सोल्ड टू श्याम, तो यहाँ पे देखो टू कैश पेड किया और टू सेल्स ये आ गया, ड्यू डेट दे रखी है, आपने लिख दी। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे जो जो मैंने टिक किया है वो आपने लिख दिया नोटबुक में। ठीक है, डन। नाउ लिसन, अभी क्या करना है, आपने को डेज चाहिए। क्या चाहिए? डेज। और बड़ा इजी है डेज निकालना बेटा। ऐसी बात है, डेज जो है ना वो निकलेंगे तुम्हारे, किससे निकलेंगे बताओ? ड्यू डेट से। तो मैं दूसरा कलर का पेन यूज कर रहा हूँ, आप देखना। ये देखो डेज जो है, ये डेज, ये रहा डेज। ठीक है, ये डेज कैसे आया वो बात करके, डेज कहाँ से आया, तो हम डेज की बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान दो डेज कहां से आया है। आपको करना क्या है, जो ड्यू डेट है आपकी, जो ड्यू डेट कॉलम है, जैसे यहाँ पे 1 अक्टूबर, नीचे 1 नवंबर, ठीक है, और 1 दिसंबर और 1 जैन और 1 फेब, ये जो ड्यू डेट है, इस डेट से लेकर आपको यहाँ तक यानी लास्ट डेट तक 1 फेब तक डेज कंसिडर करना है। अब 1 नवंबर से 1 फेब तक, 1 दिसंबर से 1 फेब तक, 1 जैन से 1 फेब तक और 1 फेब से 1 फेब तक, ये आपको अगर डेज निकालोगे तो आपको डेज मिल जाएगा। अब सर ये डेज कैसे निकालते हैं वो समझा दो। तो बेटा यहाँ पे देखो, आपका जो डेट है, मेन डेट जो है आपका वो है 1 अक्टूबर। ठीक है, तो मुझे बताओ अक्टूबर में कितने दिन होता है? सर अक्टूबर में 31 दिन होता है, 31 में से एक तो चला गया। ठीक है, तो कितना बच गया? 30। तो अगर आपने एवरेज ड्यू डेट पढ़ा है चैप्टर तो तुमको पता होगा डेज कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो अक्टूबर में बच गए 30 दिन। ठीक है, नवंबर पूरा हो जाएगा तो नवंबर में होते हैं 30, और बेटा दिसंबर में होते हैं 31, और बेटा जैन में होते हैं 31, और फेब का एक दिन कंसीडर किया जाएगा 1 फेब। तो टोटल मिला कितना हो गया? काउंट करो, 123 डेज। ठीक है, इस तरह से आपको दिन निकालना है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो गाइस इस तरह से आपको डेज निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी एवरेज ड्यूटी का वीडियो देख चुके हैं उनको तकलीफ नहीं होगी, बिकॉज ऑलरेडी वो बहुत समय ये कर चुके हैं। चलो आई थिंक यहाँ तक तुम्हारा डन हो चुका है। बस सेम वे से आपको 1 नवंबर से 1 फेब, 1 दिसंबर से 1 फेब, 1 जैन से 1 फेब एंड 1 फेब से 1 फेब में 0 डेज होता है। तो यहाँ पे डेज कुछ है ही नहीं, राइट? अगर मैं लिखना भी तो लिख देता हूँ 0, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या ये आपको समझ में आया? अब सेम यहाँ पे अपोजिट साइड में भी करना है, 90 से 1 फेब, सॉरी डेट से लेना है। तो यहाँ पे लेते हैं अपन 1 अक्टूबर से 1 फेब, 1 दिसंबर से 1 फेब, 1 जैन से 1 फेब, 1 जैन से 1 फेब। ठीक है, डन बेटा।
ओके अब एग्जाम में सुनो, एग्जाम में तुम क्या गलती करते हो, जब तुम ऑलरेडी यहाँ पे डेज निकाल चुके हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ आपको 1 जन से, तो तुम वापस निकालते हो। अरे क्यों, वहाँ पे देख लो एक बार कि सामने सामने सेम डेट है क्या, यहाँ पे भी 1 जन इधर भी 1 जन और सेम ही डेज आएंगे ना, तो क्यों टाइम वेस्ट करना। एनीवेज चलो आगे चलते हैं। तो इस तरह से ये आपका हो गया। तो आई थिंक यहाँ तक तुमको क्लियर होगा कि हमने क्या किया है। अभी आएगा इंटरेस्टिंग पॉइंट। अभी ये ऐसा डेज समझ में आ गया हमको, डेज कैसे निकलता है। हमको अब ये समझना है कि ये इंटरेस्ट का कॉलम कहाँ से आया। तो देखो बेटा, आपको करना क्या है, इंटरेस्ट निकालना है, और यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेस्ट निकलता है। और ये डायरेक्ट इंटरेस्ट बड़ा इजी निकलता है कि जैसे देखो 200 रुपये का अमाउंट है, ठीक है, इनटू 6% का रेट है बेटा, इनटू कितना दिन डिले मार रहे हो तुम, 123 मान रहे हो आउट ऑफ 365, तो बताओ कितना इंटरेस्ट होता है। तो अगर 2 डिजिट में राउंड अप करोगे तो 4.204। इसी तरह से वापस नीचे करते हैं, 330 का अमाउंट है, इंटू 6% है, इंटू 92 है, डिवाइड बाय 365 है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आएगा दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 5। फिर वापस देखो 330 है, इंटू 6% तो कॉमन रहेगा, इंटू, ठीक है, क्या रहता है आपका 62 डिवाइड बाय 365। इस तरह से आपको डेज निकालना है। सेम इंटरेस्ट वहाँ पे भी आएगा, सेम इंटरेस्ट अपोजिट साइड में भी आएगा। इस तरह से आपको इंटरेस्ट निकालना रहेगा, तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? डन। हाँ, इसमें क्या होता है एग्जाम में कई बार हम 6% लिखना भूल जाते हैं। आप क्या जोश में होते हो ना, तो आप कहते हो 200 इंटू 123 डिवाइड बाय 365 और सीधा आंसर लिख देते हो। ये मत करना, इंटरेस्ट कॉलम में सीधा नहीं आता है, आपको रेट भी करना पड़ेगा। डन। चलो आई थिंक ये क्लियर था, कुछ था नहीं खास इसमें। तो ये तुम्हारा इंटरेस्ट भी मिल गया। अच्छा अब सुनो, तुम बोल रहे भैया इतना इंटरेस्ट तो मेरा लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इंटरेस्ट लेने का है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटरेस्ट देने का आ रहा है। अब मुझे बताओ क्या इंटरेस्ट लेके देंगे? नहीं सर, नेट कर लेते हैं। तो जो डेबिट का टोटल है इंटरेस्ट का, उसमें से क्रेडिट का टोटल माइनस कर लो, जो मैंने ब्लैक पेन से सर्कल किया है, उन दोनों को एक दूसरे में से माइनस कर लो टोटल मार के, तो यू विल गेट बैलेंस। और बैलेंस इस तरफ आ रहा है जैसे आप नॉर्मली लेजर में बैलेंस निकालते हो, सेम वे से, दैट इज नोन एज द बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। 4.97 ये आपका बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट आ गया। क्या ये आपको समझ में आया? डन। अब ये टोटल टैली हो गया, ठीक है, 15.46 नाउ योर इंटरेस्ट कॉलम इज टैलीड। अब क्या होगा, अब मुझे बताओ ये इंटरेस्ट लेना है, ठीक है, तो एक्चुअल में ये इंटरेस्ट डेबिट है क्रेडिट ऐसा लिखा तो क्रेडिट में है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ क्लोजिंग बैलेंस हमेशा अपोजिट होता है, लिखा क्रेडिट में बट ये डेबिट में है, ठीक है। तो आपको अपोजिट साइड में मतलब अमाउंट डेबिट हुआ है, इस इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। सो जो आप यहाँ पे लिखोगे टू इंटरेस्ट डेबिट साइड में, और ये अमाउंट है, अमाउंट के कॉलम में 4.97 ऐड कर लेना। तो यहाँ तक गलती होने के चांस तुमको बहुत कम है, एग्जाम में गलती होने के चांस यहाँ पे हो सकते हैं कि अगर आप एग्जाम में ये लिखना भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको टू इंटरेस्ट, देखो मैं हाईलाइट करता हूँ, तो आप हाईलाइटर से देख लो, ये देखो हाईलाइट किया मैंने, टू इंटरेस्ट सबसे लास्ट में आपको लिखना है 4.97, जो कि इधर बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट से आया था। तो ये जो बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट का था ये ट्रांसफर हो गया यहाँ पे आ गया। डन। अब आप अमाउंट का बैलेंस निकालो, जैसे आप किसी भी लेजर में निकालते हो, डेबिट के कॉलम में से क्रेडिट के कॉलम माइनस कर लिया, यू विल गेट योर अमाउंट का बैलेंस, और ये आ गया बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। ये वाला इधर का इंटरेस्ट का बैलेंसिंग फिगर था, और ये वाला अमाउंट का बैलेंसिंग फिगर है, दोनों में डिफरेंस है। बोलो बेटा, क्या ये आपको समझ में आया? अरे बबुआ जी बोलो, क्या ये आपको समझ में आया? डन। इस तरह से ये निकलता है अपना टोटल अमाउंट का बैलेंस और इंटरेस्ट का बैलेंस, ये सब इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट टेबल मेथड। क्या बोलते हैं इसको? इंटरेस्ट टेबल मेथड। आई होप ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। चले आगे। नाउ ये डेज कैसे निकाले, ये नीचे वर्किंग दे रखा है ICI ने, आप यहाँ से भी रेफरेंस कर सकते हो अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो। उसके बाद सेकंड मेथड इज योर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट बाय द मीन ऑफ द प्रोडक्ट मेथड, यानी प्रोडक्ट मेथड से आपको करने का है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैंने बोला कि वहां पे आप इंटरेस्ट का रेट कई बार मल्टीप्लाई करना भूल जाते हो, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ना वो यहाँ पे है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने ऊपर देखा था कि हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने बार बार क्या किया, एक ही फॉर्मूला यूज किया है हमने, ये फॉर्मूला यूज किया जो अमाउंट था, ठीक है, इंटू इंटरेस्ट का रेट डिवाइड बाय 100 था, और इंटू जो तुम्हारे डेज थे और डिवाइड बाय 365 था। अब आपने मैथ्स पढ़ी थी तो आपको पता कुछ चीज़ें कॉमन होती है, जैसे ये इंटरेस्ट रेट तो हर बार कॉमन ही था, और ये 365 भी कॉमन ही था, तो इन कॉमन को साइड में ले लो, तो क्या बच गया, अमाउंट बच गया सर, इंटू डेज बच गया, ठीक है। तो बस यही अभी करना है, और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट। तो अमाउंट इंटू डेज करोगे यू विल गेट योर प्रोडक्ट, और जब प्रोडक्ट का टोटल करोगे, बैलेंस निकालोगे, फिर उसमें आप जो बचा हुआ था ये वाला इंटरेस्ट का रेट डिवाइड बाय 100 और इंटू 1 डिवाइड बाय 365, तो तुमको डायरेक्ट इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया?
तो अब इसमें देखो आई थिंक हेडिंग तो सेम रहेगा। अब आपको सेम क्वेश्चन ऐसे बोलते सेम क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से करो। तो देखो इन श्याम अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स इंटरेस्ट, तो आई थिंक हेडिंग सेम है, फॉर्मेट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, जो वहां पे इंटरेस्ट था यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा। तो डेट पर्टिकुलर ड्यू डेट अमाउंट और डेज, डेट पर्टिकुलर ड्यू डेट अमाउंट और डेज, और वहां पे इंटरेस्ट था, यहाँ पे प्रोडक्ट है। देख लो बेटा यहाँ पे क्या था, इंटरेस्ट था, यहाँ पे इंटरेस्ट दिख रहा होगा तुमको, डायरेक्ट निकाला है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है लेजर पोस्टिंग में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, किसी भी मेथड से करो। तो ये पूरा लेजर पोस्टिंग मतलब ये जो डेट्स है और ये जो लेजर पोस्टिंग है जो मैं टिक कर रहा हूं, और जो ड्यू डेट्स है और जो अमाउंट है दैट रिमेन ऑल सेम, ये सारा का सारा अमाउंट और सब क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, जैसे आपने ऊपर किया था वैसा का वैसा होगा। ठीक है डन। इवन डेज भी दोनों मेथड में सेम वे से निकलते हैं, तो यू कैन सी डेज भी सेम मेथड से निकलते हैं। तो जितना मैंने टिक किया ना बेटा उतना सब उसमें कॉमन था, जो उसमें भी था इसमें भी था, दोनों मेथड में है। अब फर्क यहाँ पे पड़ता है कि लास्ट टाइम आपने इंटरेस्ट इधर ही प्रोडक्ट इधर भी इंटरेस्ट निकाल दिया था, तो आपने 200 इंटू 6% इंटू 123 डिवाइड बाई 365 किया। अब क्या करना आपको, 200 तो लिखना ही है, इंटू 123 भी आएगा, बट रेट नहीं लिखना है, और डिवाइड बाई 365 अभी नहीं करना है, वो लास्ट में कॉमन चीजों को लास्ट में करेंगे। तो यहाँ पे देखो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 24,600 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया, मतलब अमाउंट को कॉलम ए मान लेते हैं, डेज को बी मान लेते हो, तो ए इंटू बी करो, यू विल गेट योर प्रोडक्ट। इसी तरह से 90 इंटू 123 करो, फिर 500 इंटू 62 करो, 500 इंटू 31 करो, 200 इंटू 31 करो, ये जो करोगे तो यू विल गेट प्रोडक्ट। क्या ये तुमको समझ में आया? डन। तो इस तरह से इंटरेस्ट जब अपने को प्रोडक्ट मिला है। ठीक है अब समझो प्रोडक्ट अपने को मिल गया भैया, अब अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट का बैलेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट का बैलेंस, कितना डेबिट में प्रोडक्ट है, कितना क्रेडिट में है। तो डेबिट में है 94,020 और क्रेडिट में है, इन सब का टोटल करोगे तो यू विल गेट समथिंग, वो आपको मिल जाएगा। तो आपने इसका बैलेंस निकाल दिया, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, और इसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज 30,250। कितना आ गया? 30,250। ठीक है, तो अभी तुमको समझाने के लिए मैं बाकी सब को हटा देता हूँ, और मैं सिर्फ जो समझा रहा हूँ उसको ही मैं टिक करूंगा, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। सो अपन ने क्या किया है, यहाँ पे देखिए हमने इस प्रोडक्ट के टोटल में से, ठीक है, ये इतना माइनस कर लिया है, तो और बैलेंसिंग फिगर में अपने को मिल गया, जहाँ पे मैंने बीएफ लिखा है। ठीक है, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 30,250, ये तुम्हारा जो है ये आ चुका है प्रोडक्ट का बैलेंस। बोलो क्या ये तुमको समझ में आया? सो नाउ यू विल गेट द बैलेंस ऑफ द प्रोडक्ट 30,250। अब सुनो, अब क्या होगा, अभी अपने को चाहिए इंटरेस्ट। क्या चाहिए अपने को? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? सेम अगर ये क्रेडिट में आए तो डेबिट में आएगा इंटरेस्ट, तो ये टू इंटरेस्ट आ गया। अब वो चीजें जो वहां पे छोड़ी थी वो अभी करनी है। तो देखो ये बैलेंस में 30,250 में इंटू वहां पे आपने 6% छोड़ा था, और इंटू 365 छोड़ा था, ऊपर 1 लिख दिया, डिवाइड बाय 365 आ जाएगा। ये करोगे तो यू विल गेट इंटरेस्ट। तो देखो जो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आया है इंटू रेट इंटू 1 डिवाइड बाय 365 यूज करना, यू विल गेट इंटरेस्ट, सेम इंटरेस्ट लाइक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 4.97 सेम इंटरेस्ट। अब लास्ट में बैलेंस तो जैसे उसमें निकला सेम निकालना है, कि आपने अमाउंट में लिखा है इंटरेस्ट, तो इस टोटल में से ये टोटल माइनस करोगे, यू विल गेट द दिस बैलेंसिंग फिगर, सेम आंसर 194.97। मतलब दोनों में करने का भी सेम ही है, ऑलमोस्ट है, और सिर्फ छोटा सा फर्क है और आंसर सेम आता है। क्या ये आपको समझ में आया? आई थिंक क्लियर है, कुछ भी इसमें डाउट होगा नहीं। तो सेम क्वेश्चन को अपन ने कर लिया है फ्रॉम द प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अभी अपन करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4, और इलस्ट्रेशन 4 में क्या है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय अली, ठीक है, टू बाली on 31st December 2020 by the mean of the product method, charging the interest at the rate of 8% per annum, 1 year equal to 365 days. On October 1st balance due from Bali दे रखा आपको, 19 अक्टूबर को परचेज गुड्स फ्रॉम बाली किया है, रिटर्न गुड्स टू बाली है, सोल्ड गुड्स टू बाली है, बाली एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय अली फॉर द 1 मंथ दे रखा है, बिल एक्सेप्टेड बाय बाली अर्लियर दिस ऑन द ड्यू डेट ये भी दे रखा है, रिसीव कैश फ्रॉम बाली ये दे रखा है। तो दिस आर द ट्रांजेक्शन फॉर्मेट तुमको पता है, बाली इन अकाउंट करंट विथ अली, तुम अली हो राइट, इंटरेस्ट 31 दिसंबर तक निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था कि आपको 31 दिसंबर को बनाने का है, 8% का रेट है, सो दिस इज योर 8% का रेट। नाउ फॉर्मेट आपको पता है, डेट
उसके बाद आता है तुम्हारा क्या आता है पर्टिकुलर, फिर ड्यू डेट, ठीक है, फिर वो सब चीज़ होती है। अब ऐसे नहीं, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है, बट आपको नहीं करना, आपको सेम फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली इसने ड्यू डेट ही यहाँ पे ले लिया सीधा, ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू डेट पर्टिकुलर अमाउंट सीधा ले लिया है यहाँ पे, कोई बात नहीं। आप जैसा अभी तक इससे पहले वाले सम में किया सेम फॉर्मेट करना, जैसे कि अब इससे आगे वाले सम में भी अपन करेंगे डेट पर्टिकुलर ड्यू डेट, क्योंकि यहाँ पे क्या अलग ड्यू डेट है नहीं, सिर्फ एक ही केस में ड्यू डेट अलग है, तो उसने क्या किया एक ही कॉलम ले लिया, ठीक है, डन। आप अपना फॉर्मेट फॉलो कीजिए जो हमेशा हम करते हैं। तो यहाँ पे डेट का तो मतलब है ऐसे भी नहीं है, ड्यू डेट का मतलब है, तो इसको ड्यू डेट अपन कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको करना है लेजर पोस्टिंग। तो देखो आपने बैलेंस ड्यू है तो आप टू बैलेंस प्लॉट डाउन लिखते हो, मैं टिक कर रहा हूँ, देखते जाइए। परचेज गुड्स हुआ तो बाय परचेज आ जाएगा, रिटर्न गुड्स टू है तो टू परचेज रिटर्न आ जाएगा, सोल्ड गुड्स टू बाली है तो टू सेल्स आ जाएगा, बिल एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय अली फॉर 1 मंथ, तो यहाँ पे बिल मिला है अपने को 1 महीने का, ठीक है, तो बिल एक्सेप्ट किया है ना, तो अभी क्या एंट्री होगी बताओ, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सामने वाले का नाम, राइट। यहाँ पे देखिए ये हो गया तुम्हारा। अच्छा इसकी ड्यू डेट क्या होगी बताओ, 15 नवंबर के ले रखा है, बट इसकी ड्यू डेट कब होती है, 1 महीने के बाद। सो 15 नवंबर से 1 महीने के बाद होता है 15 दिसंबर, और बिल होता है तो 3 डेज का ग्रेस पीरियड भी होता है। बिल सब एक्चुअली में पड़ा भी है, अगर नहीं देखा तो बेटा नीचे वीडियो पे लिंक है, जाके देख लेना बाद में, ठीक है। तो मुझे बताओ 1 महीना मतलब 15 दिसंबर हुआ कि नहीं हुआ, नवंबर 15 से लेकर प्लस 1 मंथ इक्वल टू दिसंबर 15 प्लस 3 डेज ग्रेस डेट इक्वल टू दिसंबर 18, तो इसकी ड्यू डेट क्या आएगी दिसंबर 18। सो यहाँ पे जो डेट दे रखी है ना ड्यू डेट, ये मैंने पहले ही बोला दिस इज योर ड्यू डेट, ठीक है, तो क्योंकि डेज तो इससे निकलते हैं, तो ड्यू डेट अपना आ गया। यहाँ पे देखो आगे बढ़ो, बिल एक्सेप्टेड बाय द बाली अर्लियर डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट, ये क्या हो गया डिसऑनर हो गया, तो टू बिल रिसीवेबल आएगा कि नहीं आएगा, यस सर टू बिल रिसीवेबल आ गया। ये 30 नवंबर को हुआ है, कब हुआ है 30 नवंबर को, तो यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद आगे देखिए रिसीव कैश फ्रॉम बाली, कैश रिसीव हुआ तो बाय कैश आ गया, और बस खत्म हो गया। उसके बाद क्या कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है, तो ये अमाउंट दे रखा था, अमाउंट सब लिख दिया आपने, ठीक है, ये सारे अमाउंट हो गए तुम्हारे, डन। आई होप यहाँ तक तुमको समझ में आ गया है। अब कुछ लोगों के मन में डाउट आता है कि सर 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 अगर ये वाला बिल एक्सेप्ट डिसऑनर हुआ है, ठीक है, सुनना, आप बोलते हो ये वाला बिल डिसऑनर हुआ है, इन दैट केस सर इसका ड्यू डेट भी तो वो डिसऑनर वाला आना चाहिए ना, मतलब जो डेट यहाँ पे था वो आना चाहिए। बेटा ऐसा नहीं है, किसने बोला यही बिल था, इसने बोला अर्लियर ड्यू डेट। अगर नहीं भी समझ में ना कोई दिक्कत नहीं है, इसका अमाउंट देखो 2400 है, इसका अमाउंट 3000 है, तो दिस इज नॉट द सेम बिल। सो आपको वो सेम बिल नहीं है, कहाँ पे लिखा हुआ सेम बिल है, नहीं है सेम बिल नहीं है बेटा, ठीक है। अर्लियर मतलब उससे पहले क्यों बैलेंस था तो पहले भी हो सकते बिल, तो आप कुछ बोल नहीं सकते। तो ये जो डेट है आपको 30 नवंबर वही कंसिडर करना है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत चलाना, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। अब डेज आगे तुम्हारे पास, डेज कैसे आए तुमको पता है ना, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 25 से तो ये, 3 नवंबर से ये, इससे ये सब डेट आ गई। सेम डेज यहाँ पे भी निकल जाएंगे, तो आपने डेज निकाल दिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया, दिस प्लस दिस, 2000 इंटू 92.84, 800 इंटू 67, 53, 600 मल्टीप्लाई किया तो आपको प्रोडक्ट मिल गया। फिर आप क्या करते हो, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालते हो, तो आपने इस टोटल ऑफ बैलेंस में से इस टोटल ऑफ बैलेंस का माइनस कर लिया, तो यू विल गेट द बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब ये जो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट है इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो अपोजिट साइड में जाके तुम एक फॉर्मूला यूज करते हो, 3,47,000 इंटू जो रेट है वो है 8% इंटू 1/365, तो आपको मिलता है इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट अमाउंट के कॉलम आता है। अब तुम बैलेंस जो लेजर नॉर्मल बैलेंस निकालते हो, सेम लास्ट सम में क्या था वैसे बैलेंस निकाल दिया, काम खत्म हो गया, बस इतना ही करना है। क्या ये तुमको समझ में आया? मतलब लास्ट वाला प्रोसेस तो सेम क्वेश्चन जैसा हो गया, सब हो गया है। अब तुमको एक इसमें जरूर प्रॉब्लम आएगी कि सर ये है ना, बाकी सब तो हमारा बराबर हुआ है, बस ये वाला डेज हमारा थोड़ा 91 आ रहा है और यहाँ पे 92 है। तब सुनो बेटा, जब भी आपका बैलेंस होता है ना, बैलेंस जब भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको, जब भी आपका ओपनिंग बैलेंस होगा तो जैसे आप नॉर्मल डेज निकालते हो उसमें +1 कर दो। क्या कर दो? +1। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि आपको इस दिन को भी कंसिडर करना है और जिस दिन तुम्हारा लास्ट डेट है उसको भी कंसिडर करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे आप 30 नवंबर से बेटा 31 दिसंबर तक काउंट करते हो, तो आप 30 नवंबर को काउंट नहीं करते हो, आप क्या बोलते हो सर दिसंबर के 31 वाले दिन को आपने ऐड कर लिया, दिसंबर के 31 दिन होते हैं, नवंबर नहीं लेते हो। बट जब बैलेंस होता है तो आपको इस दिन को भी लेना है, उस दिन को भी लेना है, मतलब एक तरह से +1 हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे अक्टूबर के 1 तारीख को भी लेना पड़ेगा। सो जब मैं अक्टूबर यहाँ पे काउंट करूंगा तो अगर ये बैलेंस नहीं होता तो मैं 31 अक्टूबर में से 1 माइनस करता 30 लेता, बट इधर मैं 31 लूंगा। नवंबर फिर तुम्हारा पूरा आ जाएगा 30 का, और जो तुम्हारा दिसंबर है उसमें 31 और भी आ जाएगा। सो टोटल मिला के 92 होगा सिर्फ बैलेंस के केस में।
अंडरस्टूड? क्योंकि देखो बैलेंस है मतलब वो आइटम आपके पास लास्ट ईयर भी थी, तो जो आपको माइनस करना चाहिए वो ऑलरेडी तुम लास्ट ईयर कर चुके होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी अब अपने को बैलेंस में हमेशा +1 करना चाहिए, जो भी आप नॉर्मल निकालते हो उसके हिसाब से। अदरवाइज आपको ये डेट भी लेना है, वो डेट भी लेना है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में नया था, बाकी इसमें कुछ भी नया नहीं था। ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी देख लीजिए। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर मेकअप एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय एस दासगुप्ता टू ए हल्दर एट द 31 दिसंबर। आपको इंटरेस्ट रेट है 5%, 1 ईयर इक्वल टू 365। सर ये 1 ईयर इक्वल टू 365 क्यों होता है बेटा? लीप ईयर की वजह से, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है बस। 2019 जून को बैलेंस ओइंग बाय ए हल्दर, ठीक है, बैलेंस ओइंग बाय ए हल्दर है तो अपने को ए हल्दर पैसा देगा। अपन कौन है? अपन है एस दासगुप्ता, ठीक है, और ए हल्दर अपना सामने वाला है, तो अपन इन द बुक्स ऑफ बना रहे, इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, एस दासगुप्ता। ये आपको पता है, यहाँ पे देखो रेंडर्ड बाय एस दासगुप्ता। एस दासगुप्ता देगा किसको? देगा ए हल्दर को देगा। तो जो देगा वही तो बनाएगा ना, सिंपल है। अगर मैं कोई चीज़ आपको देने वाला हूँ तो बनाऊंगा मैं ना। मैं तुमको मैगी दूंगा तो बेटा मैगी कौन बनाएगा? मैं बनाएगा तब दूंगा ना, तो बस सेम चीज़ है। तो यहाँ पे एस दासगुप्ता बनाएगा और ए हल्दर को देगा। तो इन द बुक्स ऑफ एस दासगुप्ता आ गया, ए हल्दर इज द लेजर अकाउंट, ठीक है। नाउ लिसन, डेट आ गया, पर्टिकुलर आ गया, ड्यू डेट आ गया, अमाउंट डेज, प्रोडक्ट सेम फॉर्मेट है, कुछ फॉर्मेट नया नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे बैलेंस दे रखा है 520 का, तो वो देगा तो अपने लिए डेटस हो गया, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, 520 आ गया। जब डेज निकालूंगा तो आपको पता है कि इसमें आपको वो एक्स्ट्रा 1 डेज भी याद से लेना है। उसके बाद बाकी ट्रांजेक्शन आई थिंक सिंपल है। गुड सोल्ड टू ए हल्दर, कैश रिसीव, तो गुड सोल्ड तो टू से आएगा, कैश रिसीव तो बाय कैश आएगा। ये हो गया, ये हो गया। गुड सोल्ड टू ए हल्दर, गुड सोल्ड टू ए हल्दर, तो हमने फिर सेल किया तो हमने लिखा टू सेल्स। फिर कैश रिसीव आ गया, तो कैश रिसीव आप बाय कैश लिख दोगे, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ तक। ए हल्दर एक्सेप्टेड दासगुप्ता बिल, ए हल्दर ने एक्सेप्ट किया, मतलब ऑब्वियसली उसका साइन हो गया, किसका? ए हल्दर का, तो अपने लिए बिल रिसीवेबल हो गया 3 महीने का 1 सितंबर से। तो 3 महीने काउंट करो, 1 सितंबर से 3 महीने काउंट किया बेटा, आता है दिसंबर, और 3 दिन एक्स्ट्रा, तो 4 दिसंबर का ड्यू डेट आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुड्स बॉट फ्रॉम ए हल्दर, तो परचेज किया, तो इस बार परचेज आ गया। गुड सोल्ड टू ए हल्दर, सो आपने सेल किया। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम ए हल्दर, तो बाय कैश आ गया। तो आई थिंक ये सब चीज़ें आ गई है। डेट तो आपको पता ही है, ड्यू डेट जिसमें नहीं दे रखा सेम मानिए, अदरवाइज निकाल दिया अपन ने, तो ये सब चीज़ें हो गई। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अमाउंट भी अपने पास में आ गया, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, ये भी ईजी था, राइट। अभी सुनो, अभी क्या है, अपने को निकालना है डेज। क्या निकालना है? डेज। मैंने डेज हमेशा बोला आपको कि इस वाले केस में आपको ध्यान से देखना है। तो इधर देखो जून 30 जून है बेटा, तो जून का वो दिन भी लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेज निकाल रहा हूँ, बाकी सब हटा देते हैं। तो ये देखो, हाँ ये जून है तुम्हारे सामने। जून का कितना दिन आ गया बेटा? 30 जून से शुरू करें तो जून में एक तुम्हारे पास दिन हो गया 30 जून वाला, ठीक है। उसके बाद जून में एक दिन अपने पास जुलाई, जुलाई पूरा आएगा 31 जुलाई। अगस्त 31 होता है, सितंबर 30 होता है, अक्टूबर 31 होता है, नवंबर 30 और दिसंबर का 31, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है। सो आप करोगे अगर तो 1 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31, ठीक है, 185 डेज आ गया, ठीक है। अगर आपको जून जून के चक्कर में नहीं पढ़ना है तो आप क्या करो, नॉर्मल कैसे निकालते हो, जैसे पहले निकालते हैं, जैसे जुलाई ले लो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ गया, फिर जो आंसर आएगा उसमें +1 कर लो, बस। सिर्फ ये बैलेंस के केस में करना है, बार बार नहीं करना, मैंने आपको पहले भी बोला है, सिर्फ बैलेंस के केस में, ठीक है। तो ये देखो ये आ गया। बाकी आई थिंक डेज आप आराम से निकाल सकते हो सेम कॉन्सेप्ट से। तो आपने डेज भी निकाल दिया, फिर आपने मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट द योर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी आपको मिल गया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारा प्रोडक्ट अपने पास में आ चुका है। अब प्रोडक्ट आ गया, आप क्या करोगे, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालोगे, तो आप इस टोटल में से ये सारा माइनस करोगे, तो यू विल गेट योर बैलेंस, BF, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब इसके ऊपर ये अपोजिट साइड में इंटरेस्ट आ जाएगा, सो यू विल what you have to do is 71,446 into rate of 5% into 1/365, ये फॉर्मूला यूज किया, यू विल गेट 9.79 का इंटरेस्ट। अब वापस अमाउंट का बैलेंस निकाल दो, तो ये अमाउंट का बैलेंस निकल गया, खेल खत्म, पैसा खत्म। क्या ये तेरे को समझ में आया? आई थिंक इजी था। डेज चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो, जो डेज अपन ने निकाले हैं आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। बच्चों को दिमाग में कैसा क्या डेज की वर्किंग दिखाना जरूरी है एग्जाम में? नहीं बेटा, कोई जरूरी नहीं है, आपको ये पूछा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और दिखाऊंगे तो वेल एंड गुड है, कोई इशू नहीं है। ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5B। चले आगे।
एनी डाउट यहाँ तक किसी को भी है तो आप बोल सकते हो, ठीक है। सो अपन आगे चल रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6 कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर एन अकाउंट करंट एज सेंड बाय ए सेंड करेगा तो ऑब्वियसली जो सेंड करेगा उसकी बुक्स में बनेगा, वो ओनर होगा, तो ये इन द बुक्स ऑफ ए होगा। किसको सेंड कर रहा है? बी को, तो बी का लीजर अकाउंट है, बी अपना कस्टमर है, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड बैलेंस ड्यू फ्रॉम बी, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। डेज तो आप निकालना सीख गए हो, एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा इसमें। गुड सोल्ड टू बी, सेल किया। बी रिटर्न द गुड्स, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न हो गया। बी पेड बाय चेक, तो बाय चेक अपने पास बैंक आ गया। पता है ना जनरल एंट्री आती होगी मेरे हिसाब से, चेक मिलने की क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी ना। बिल एक्सेप्टेड, बी एक्सेप्टेड अ बिल, बी ने एक्सेप्ट किया बिल, तो अपने पास बिल रिसेबल होगा ना, उसने साइन किया होगा तो अपने पास आएगा। सो बाय बिल रिसेबल फॉर 1 मंथ, तो 14 फेब से एक महीना होता है मार्च, और 3 दिन एक्स्ट्रा 17 मार्च आ गया, ठीक है। गुड सोल्ड टू बी, टू सेल्स हो गया। रिसीव कैश फ्रॉम बी, तो बाय कैश हो गया। तो इस तरह से आपने क्या किया, सारी लीजर पोस्टिंग कर ली। तो आपको मैंने हमेशा बताया है सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ, हेडिंग डालो, फॉर्मेट बनाओ, उसके बाद डेट डालो, उसके बाद लेजर पोस्टिंग करो, ठीक है। अमाउंट डालो, डेज बाद में निकालना है। अब डेज निकालते हैं, अब देखो डेज निकालेगा अपने पास। इसने भी इधर भी क्या किया है, सेम को ही यहाँ पे ड्यू डेट कंसिडर किया है। तो यहाँ पे आपका जो ड्यू डेट है वहां से लेकर आपको यहाँ पे निकालना है। आप अपना फॉर्मेट जो मैंने बताया था क्लास में वैसा ही करना है, हर बार एक ही फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वही फॉर्मेट बनाओगे, डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, फिर अमाउंट, फिर डेज, फिर प्रोडक्ट, ठीक है, वैसा ही करना है। फिर आपको जो ड्यू डेट होगी तुम्हारी वहां से लेकर यह डेज निकालो, डेज निकल जाएंगे। अब जब डेज निकल गए, मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट मिल गया, फिर बैलेंस निकालो, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट बैलेंसिंग फिगर में, फिर उसका इंटरेस्ट निकालो। तो ये इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला तुमको पता है, 96,050 इंटू 6% इंटू 1 डिवाइड बाई 365, यू विल गेट 15.75। उसके साथ में उसका बैलेंस निकाल दो अमाउंट का, और खेल खत्म। तो आई थिंक इलस्ट्रेशन 6 भी सेम था, कुछ भी इसमें अलग था नहीं, ठीक है। तो मोस्टली जो आपके प्रोडक्ट मेथड वाले जो सम थे वो अपन कर चुके हैं। अब इसमें एक बचा है रेडिंग इंटरेस्ट। क्या बचा है? रेडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, डन। पहले बताओ यहां तक किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो, बाद में अपन करेंगे रेडिंग इंटरेस्ट। अभी तक देखो जितने भी इलस्ट्रेशन किए हैं अपन ने, उसमें सब में एक चीज कॉमन थी, अगर आपने नोटिस की है तो। और वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ ये थी कि जो भी अपनी ड्यू डेट आई थी, ठीक है, जो भी ड्यू डेट थी यहाँ पे कभी भी आप मान लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी ड्यू डेट है ये सब इस डेट से पहले है, मतलब 31 दिसंबर से पहले है। देखो सी, ये जितनी भी ड्यू डेट है आपने जो भी क्वेश्चन में देखा है वो सारी की सारी ड्यू डेट जो थी वो 31 दिसंबर से पहले थी, मतलब जो भी जिस पे आप प्रिपेयर कर रहे हो उससे पहले की थी, ठीक है। ये देखो इस वाले सम में या किसी भी सम में देख लो, जो भी आपने किए है उस सब में ये चीज़ कॉमन थी। अब रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन आप प्रिपेयर कर रहे हो हर किसी की ड्यू डेट उससे पहले होगी। कभी कभी क्या होता है, कुछ ड्यू डेट होती है जो जिस दिन आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके बाद होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये प्रिपेयर कर रहा हूँ 30 अप्रैल को, ठीक है, तो इसकी ड्यू डेट आ रही है मान लो जून या मई, जो कि 30 अप्रैल के बाद में होती है। इन दैट केस क्या होगा, तो ये जो बाद वाली डेट है ना, इन्हीं को बोलते हैं रेड इंक इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इनको? रेड इंक इंटरेस्ट। कई बार थियरी में भी पूछा गया है, आपको याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए शॉर्ट नोट के लिए। In case of the due date of the bill falls after the date of the closing of the account, then no interest is allowed for that, obviously. However, interest from the date of the closing to such date is written in a red ink in the appropriate side of the account current. This interest is called red ink interest. ये वाला definition आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, थियरी के रूप में। अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको ये याद करोगे तो बढ़िया रहेगा अपने लिए। अंडरस्टूड? क्या है डेफिनेशन, फिर से एक बार पढ़ते हैं। In case the due date of the bill falls after the date of the closing of the account, मतलब अगर आपकी ड्यू डेट जो है जिस दिन आप बना रहे हो उसके बाद आती है, then no interest is allowed for that, उस पर कोई इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है। However, interest from the date of the closing to the such date is written in the red ink, तो आप क्या करते हो उसको रेड इंक में लिखते हो, in the appropriate side of the account current, ठीक है। अप्रूव्ड मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते डेबिट में लिखूंगा, क्योंकि अगर आपका मेन अमाउंट क्रेडिट में है तो उल्टा साइड में लिखना पड़ेगा, तो आप जो भी अप्रोप्रिएट साइड होगी वहां पे लिखोगे। दिस इंटरेस्ट इज कॉल्ड द रेड इंक इंटरेस्ट। द रेड इंक इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज अ नेगेटिव इंटरेस्ट, राइट, उल्टा हो गया, नेगेटिव इंटरेस्ट हो गया। In actual practice, however, the product of such bill, value of the ex due date is closing, the written up in the ordinary ink by the opposite side of such bill is entered. तो आप रियल में तो उसको नॉर्मली लिखते हो, रेडिंग से रियल में लिखते नहीं हो। It means interest from the future date from the date of account current, that is present date. In earlier period, it was written in the red ink, hence it got the name of the red ink interest. पहले पुराने जमाने में लिखते थे, अब नहीं।
It implies that the rebate will be allowed on the interest paid or received if settlement of the future due transaction is done on the account current date। तो मतलब सिंपल है, लॉजिक समझो। आप बोल रहे हो कि सर आपका ड्यू डेट जो है वो जून है, 10 जून, और आप बता रहे हो अकाउंट बना रहे हो 30 अप्रैल को, तो आप क्या बोल रहे हो कि अगर 30 अप्रैल को सेटलमेंट होता है तो आपको इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। रियल लाइफ में ऐसा होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर आपका ड्यू डेट 30 अप्रैल तुम बना रहे हो, तुम ये सोच रहे हो 30 अप्रैल को सेटलमेंट होगा तो इतना पे करना पड़ेगा, मुझे बताओ अगर उसकी ड्यू डेट आई नहीं है तो क्यों पे करेगा इंटरेस्ट? इवन अगर उस पर सेटलमेंट होता है तो उसको तो इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, रिबेट देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम उसको अपोजिट साइन में लिखते हैं विद द रेडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले करना क्या है वो देख लो। हेडिंग सेम रहेगी, हेडिंग में कोई फर्क नहीं है, फॉर्मेट सेम रहेगा। सो दो चीज़ तो अच्छी है तुम्हारे लिए, हेडिंग एंड फॉर्मेट आर द सेम। दूसरा तीसरा हो गया लेजर पोस्टिंग तुम्हारी सेम रहेगी। सो आपको जो जो डेट है वो सब लिख देने का है, आप डेट लिख दो, ठीक है। आप डेट लिख दीजिए, जो जो ट्रांजेक्शन हुए आपके उसकी डेट लिख दो। तो आपने सबने डेट लिख दी। अमाउंट पेबल बाय एक्स टू वाई यानी बैलेंस हो गया तुम्हारा, ये ऑब्वियसली आप इन द बुक्स ऑफ एक्स बना रहे हो, वाई का अकाउंट बना रहे हो, अमाउंट पेबल बाय एक्स है तो तुम्हारे लिए पेबल हो गया, तो बाय क्रेडिटर्स आ गया, मतलब बाय बैलेंस आ गया, सॉरी क्रेडिटर बन गया। रिसीव एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई फॉर 2 मंथ, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस रिसीव हुई अपने, किसने रिसीव की है बताओ? रिसीव एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स, अपनी एक्सेप्टेंस रिसीव हुई, हमने साइन किया तो अपने लिए बिल्स पेबल हो गया, तो 2 बिल्स पेबल आ जाएगा। बिल रिसेबल, ठीक है, एक्सेप्टेड बाय वाई ऑन 7 Feb 2020 इज ऑनर्ड ऑन द दिस ड्यू डेट। तो देखो तुम्हारा क्या था, एक बिल था वो ऑनर्ड हो गया। बिल ऑनर्ड होने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल, ठीक है, ये एंट्री होती है ऑनर्ड होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल। मुझे बताओ इस एंट्री में कहीं भी ये वाई का नाम आया क्या? नहीं सर, नहीं आया है, तो ये एंट्री कभी भी इसके अकाउंट अंदर आएगी नहीं, याद रखना ये एंट्री यहाँ पे नहीं आती है, ठीक है। ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकते हैं कि ड्यू डेट पे बिल ऑनर होने की एंट्री क्या अकाउंट करंट में आएगी? नहीं आती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एंट्री तो आएगी नहीं। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, आप कौन हो? आप एक्स हो, आपने गुड्स सोल्ड किया तो 2 सेल आएगा, तो ये 2 सेल्स आ गया, ठीक है। इसकी इनवॉइस प्राइस ड्यू डेट दे रखी है 10 मई। उसके बाद इसने बोला है एक्स रिसीव चेक फ्रॉम वाई, अपने को चेक मिला है, बाय बैंक आ गया। फिर वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स, तो मतलब इसका मतलब अपन ने परचेज किया तो बाय परचेज आ गया। एक्स रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू वाई, एक्स ने रिटर्न किया तो अपने टू परचेज रिटर्न आ गया। और बिल एक्सेप्टेड बाय वाई इज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट। डिसऑनर की एंट्री क्या होती है बेटा बताओ? वाईज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो ये एंट्री होती है, तो वाई के अकाउंट में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो, क्या ये तुमको समझ में आया? अच्छा बिल है, सॉरी चेक नहीं है, बिल है, तो यहाँ पे बिल रिसेबल आएगा, टू बिल रिसेबल आता है, चेक होता है तो टू बैंक आता है, बिल है, अगर बिल है तो बिल टू बिल रिसेबल आएगा, तो वाई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल, ये देखो ये आ गया। इस तरह से जो मैंने टिक किया उनकी लेजर पोस्टिंग हो चुकी है। ड्यू डेट तुम्हारे सामने है, सबकी ड्यू जिसकी दे रखी है उसकी आपने लिख दी, नहीं है तो सेम डेट कंसिडर करेंगे। तो इस तरह से ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब ये अमाउंट भी हो गया तुम्हारा, ये अमाउंट भी आ गया, तो जितना मैंने टिक किया है ना वो सब हो चुका है, अंडरस्टूड। अब मैं इसको हटा देता हूँ टिक को, क्योंकि अब अपने को थोड़ा समझना है, और समझना क्या है वो देख लो। स्टार्ट विद द बैलेंस। बैलेंस जो है ये रहा, इसका ड्यू डेट आपका ऑब्वियसली सेम ही होगा, तो आपका जो डेट है 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, ठीक है, इसका डेट सेम मान लेते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कितने दिन होते हैं? 30। बैलेंस तो वो दिन भी आप कंसिडर करते हो। उसके बाद सेकंड दे रखा है, इसका ड्यू डेट 15 मई है बेटा, 15 मई। जब तुम 30 अप्रैल को बना रहे हो तो 15 दिन होते हैं, बट 15 दिन तो आपके नेक्स्ट मंथ के हैं, तो आप क्या करेंगे? अब इसका जो रेडिंग है वो आपको अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा, ये रेडिंग हो गया तो आपको अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा टू रेडिंग। तो ये देखो आपने इधर लिख दिया 30 अप्रैल को। अच्छा रेडिंग का हिस्सा तुम लास्ट डे पे करते हो, तो आपको लास्ट डे पे लेजर पोस्टिंग के बाद आपको लिखना है 30 अप्रैल को टू रेडिंग, क्या लिखेंगे? टू रेडिंग, ठीक है। इसका ड्यू डेट आ गया 15 मई, बट यहाँ पे अमाउंट में मत लिखना, रेडिंग का कभी भी अमाउंट में मत लिखना, क्योंकि हमको सिर्फ इंटरेस्ट लिखना है, अमाउंट को मत छेड़ना, अमाउंट में मत लिखना, आपको सिर्फ यहाँ पे डेज लिखना है 15 डेज। और आप मल्टीप्लाई करोगे, जो इसका मेन अमाउंट था 7,500 था, आपको ये याद करना पड़ेगा 7,500 इंटू 15, 1,12,500। क्या ये आपको समझ में आया? अमाउंट नहीं लिखोगे, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। ये बताओ अगर यहाँ पे अगर नॉर्मल करते हैं तो क्या लिखते? 7,500 अमाउंट होता, इंटू 15 दिन होते और मल्टीप्लाई करते हैं। सिर्फ आपको अमाउंट नहीं लिखना है, बाकी सब लिखना है, ठीक है। सेम इसी वजह से इसका भी आ जाएगा, इसमें भी अमाउंट कुछ नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएगा, तो 6,000 इंटू 15 हो जाएगा। डन, ये दोनों का हो गया रेडिंग। आई थिंक ये समझ में आ गया तुमको दोनों रेडिंग। अब इस साइड आइए, यहाँ पे अपने 2 में आते हैं। 2 में देखिए, 2 में अगेन आपके 2 बिल्स पेबल है, 10 जून है, तो रेडिंग हो गया। तो यहाँ पे बाय रेडिंग का आएगा
10 जून आएगा, बट अमाउंट नहीं आएगा, बाकी सब आप लिखोगे। तो जो 5000 था इंटू 41 डेज होता है डेज का, तो 2,05,000 आ गया। ठीक है, आपने अमाउंट नहीं लिखा है, याद रखना। टू सेल्स 15,000 है, तो ये 15,000 अमाउंट नहीं आएगा, बट इनर कॉलम में बाकी सब आपको करना पड़ेगा। तो 15,000 इंटू 10 दिन होता है, तो 1.5 लाख आ गया। इससे बिल रिसीवेबल का भी ऐसा सेम होगा, बट यहाँ पे तो पहले डेट आ रही है, तो हर चीज़ को रेडिंग मत बनाओ। यहाँ पे 5,000 है, 10 दिन आ गया, 50,000 हो गया, खेल खत्म हो गया, डन। आई थिंक ये हो गया तुम्हारा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? अंडरस्टूड? ठीक है, डन। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और ये परचेज रिटर्न था, इसका भी रेडिंग निकाल दिया, तो ये परचेज रिटर्न का रेडिंग आ गया। तो ये आप देख सकते हो, तीन जो चीज़ें थी तुम्हारे पास, तीनों की जो आफ्टर ड्यू डेट थी, उन तीनों का आपने रेडिंग यहाँ पे निकाल दिया है अपोजिट साइड में। ठीक है, सिर्फ अमाउंट नहीं लिखते। चलो, ये सब तो तुम्हारा हो गया। जैसे आपका रेडिंग हो जाता है, अब प्रोसेस तुम्हारा नॉर्मल हो गया। अब क्या करो, आप बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकाल दो। तो आपको क्या करने का है, जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट का बैलेंस है वो ले लो। तो यहाँ पे देखो, ये 3 लाख, 2 लाख 5, 1 लाख 50, 15,000, 50, 1 लाख 12, 90,000। तो आपने ये बैलेंस निकाल दिया। बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, बैलेंसिंग फिगर आ गया 4,17,500। अंडरस्टूड? अब मैंने क्या बोला था, इंटरेस्ट हमेशा अपोजिट साइड में आता है बैलेंस के। तो इस बैलेंस के अपोजिट साइड में आपने बाय इंटरेस्ट लिख दिया। फॉर्मूला तुमको पता है, 4,15,500, ठीक है, इनटू जो रेट है तुम्हारा 10% इंटू 1/365, तो यू विल गेट योर इंटरेस्ट। और फिर अमाउंट का तुमने फाइनली बैलेंस निकाला। ठीक है, ये अमाउंट का इधर का टोटल ज़्यादा है, इसमें से ये माइनस किया है, विद इंटरेस्ट माइनस कर लिया, तो बचा हुआ ये आ गया। ये तो प्रोसेस लास्ट सम जैसा ही है। तो इस सब में रेडिंग में क्या अलग था वो बताओ कि सर हम पूरा प्रोसेस सेम ही करेंगे जैसे पहले करते थे, बट जैसे आप लेजर पोस्टिंग करते हो, आप ड्यू डेट निकाल देते हो। ठीक है, आप बाद में आप जब डेज निकालने जाओगे, तो जिनका डेज आफ्टर दी ये प्रिपरेशन डेट आता है, जिसने तुम बना रहे हो अकाउंट करन, उसके बाद आता है, इन दैट केस आपको एक चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी कि जो डेट बाद में आई है उनका अपोजिट साइड में टू रेडिंग या बाय रेडिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब वहां पे आप अमाउंट में कुछ नहीं लिखोगे, याद से बोल रहा हूँ, फिर से सुन लो, कान खोल के सुन लो। अमाउंट में उधर कुछ मत लिखना, आपको लिखना है सिर्फ डेज में और प्रोडक्ट में। ठीक है, वो लिख दो, फिर बाद में बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालो, फिर इंटरेस्ट को लिख दो, काम खत्म, बाकी सब तो सेम है। ये था आपका रेडिंग। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 7 हो गया। सेम लॉजिक के ऊपर यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर आपका ये वाला जो मैंने छुड़ाया था 3 भी था। दिस इज ऑल्सो रेडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी। सी, इसमें भी आपको वही करना है। सबसे पहले फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट, डेट, पर्टिकुलर ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट, ये आपने लिख दिया। अब आप सब डेज लिख दोगे, तो ये देखो डेज 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 डेज। ठीक है, मैं टिक कर रहा हूँ, देते जाओ, डेज 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 डेज, ये आपने लिख दिया। अब आप इसकी एंट्री पास कर लोगे, बैलेंस, सेल, कैश, बिल पेबल, जो लेजर पोस्टिंग होती है वो कर लोगे। फिर आप ड्यू डेट भी लिख दोगे, जिसकी ड्यू डेट नहीं है उसकी सेम डेट कंसिडर करना, जो डेट है वही। तो ये भी आपने लिख दिया। इसके अलावा अमाउंट भी हो गया। तो यहाँ तक प्रोसेस तो जो अभी तक नॉर्मल प्रोडक्ट मेथड में पड़ा वही था, कुछ नया नहीं था। उसके बाद जिनकी डेट पहले आ रही है उनका कोई दिक्कत नहीं है, उनका आप लिख दो। तो ये देखो, ये सेम डेट होगी 1 Feb 2020, तो इसका सेम आ गया 1 Feb से 1 March 59 होता है, तो पहले ही आ रही है, तो 5,000 इंटू 59 2,95,000 हो गया, बराबर है। बट इसकी देखो 7 अप्रैल आ रही है, जो कि तुम्हारी 31 मार्च के बाद है। तो एक बार मैं मिटा देता हूँ सारा यहाँ से। ठीक है, बाकी सब अपना हो चुका है। अब इससे अपने को डेज ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पे देखो, इसकी 7 अप्रैल आ रही है बेटा। अब 7 अप्रैल आ रही है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कुछ भी डेज या प्रोडक्ट लिखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि रेडिंग हो गया, उल्टा हो गया। तो मैं इसका अपोजिट साइड में जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बाय रेडिंग, ड्यू डेट में लिखूंगा 7 अप्रैल। अब यहाँ पे अमाउंट में कुछ भी नहीं लिखूंगा, बट मुझे पता है डेज 7 दिन होते हैं, 31 मार्च से 7 अप्रैल तक। अब उसका जो अमाउंट था वो मुझे पता है 8250 था, तो मैं इधर इनर कॉलम में लिख दूंगा 8250 इंटू 7, तो यू विल गेट 57,750। सेम लॉजिक यहाँ पे देखो, 16 Feb आगे की है, तो आप इधर ही लिख दोगे, प्रोडक्ट निकाल दोगे। 24 मार्च भी आगे की है, इधर ही लिख दोगे, काम हो जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बिल रिसीवेबल है 11 मई है, तो 11 मई ऑब्वियसली यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा नहीं, बिकॉज बाद की डेट है। तो आपको इसको अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा, ट्रू रेडिंग, और फिर अमाउंट नहीं लिखोगे, बाकी सब लिख दोगे। परचेज में डेट पहले की, तो आप सीधा निकाल दिया। बाय बैंक है, इसमें जो डेट है वो अगेन बात की है, तो आपको रेडिंग लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से देखो, एक इधर दो इधर, ये आपने रेडिंग लिख दिया। अब बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालोगे, फिर इंटरेस्ट निकालोगे, फिर सेम फंडा हो गया। सो आई थिंक इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो गया। सो दैट इज योर रेडिंग। ठीक है, बोलो। तो अपने ऑलमोस्ट सारे इलस्ट्रेशन हो चुके हैं, सिर्फ अभी लास्ट में ये मीन ऑफ प्रोडक्ट मेथड बचा है। क्या ये तुमको समझ में आया? और फिर लास्ट में बचेगा इपॉक मेथड।
आई थिंक यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं होगा, बड़ा इजी वे था, यहाँ तक कुछ भी ऐसा नहीं था। सिर्फ आप जो मिस्टेक करते हो वो डेज निकालने में करते हो, तो आपको डेज बड़े अच्छे से थोड़ा निकालना सीखना है, थोड़ा प्रैक्टिस से डेज बराबर होगा, ठीक है। और डेज जब भी निकालो तो यू हैव टू रिमेंबर कि भाई अगर ड्यू डेट पे तुम्हारा नेशनल हॉलीडे होता है ना, इन दैट केस आपको उसको पहले लेना पड़ता है, और इमरजेंसी हो तो बाद में लेना पड़ता है। ये चीज़ हमेशा याद रखो, एवरी ड्यू डेट वाली सेम एप्लीकेबल होती है। उसके अलावा मीन और प्रोडक्ट मेथड भी अपने को करने का है, पर पहले बताओ क्या यहाँ तक आपको समझ में आया। तो ये मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड है, ये नॉर्मली जो है ना वो किससे काम आती है, बैंकिंग जो कंपनी होती है ना उनके लिए, या पार्टनरशिप हम जो है अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देते हैं उसमें भी काम आ सकती है, राइट। तो दो जगह पे एक काम आती है, आप याद रखना। यहाँ पे देखिए दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज अ पीरियोडिक बैलेंस मेथड। तो एग्जाम में अगर आपको मिल जाते हैं डिटेल्स और आपको बोलते हैं कि इसको आप पीरियोडिक बैलेंस मेथड से कीजिए, ठीक है, अकाउंट करंट के मेथड से, तो आपको डरने का नहीं है, ये सर ये क्या आ गया, कहाँ से आ गया, निकनेम में याद रख लेना। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल है। जैसे देखो तो ऐसा अगर कुछ क्वेश्चन मिलता, अभी तक अपने को ऐसा क्वेश्चन मिला ही नहीं है कि डिपॉजिट किया विड्रॉल किया, डिपॉजिट किया विड्रॉल किया। इसका मतलब ये मेथड तभी काम आएगा जब आप पैसा क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो या विड्रॉल कर रहे हो, ठीक है, बार बार। यहाँ पे सेल परचेज नहीं हुआ, सेल परचेज होगा तो अपन उस मेथड में जाएंगे, अदरवाइज सिर्फ पैसा डिपॉजिट और विड्रॉल होता है तो इन दैट केस यहाँ पे अपन आएंगे। डन। ये डिपॉजिट या विड्रॉल कहाँ पे होता है, एक तो बैंक में होता है, एक पार्टनरशिप फर्म में होता है, जब पार्टनर पैसा लाता है निकालता है, लाता है निकालता है, ठीक है। बाकी अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए वहां पे सेल था, परचेज था, पैसा आया गया, वो सब चीजें थी, ठीक है। चलो, ऑन 2 Jan 2020 द विनोद ओपन करंट अकाउंट, ठीक है, विद द इलाहाबाद बैंक एंड डिपॉजिट सम ऑफ 30,000 रुपीज। तो ये देखो ये कौन बनेगा, इलाहाबाद बैंक। जो आपको बैंक है ना, आपके जो पैसा डालते हो निकालते हो तो उस पर बैंक कैसे इंटरेस्ट देती है ना, वो समझना है, ठीक है। ही फर्दर डिपॉजिट द फॉलोइंग अमाउंट, ये पैसा डिपॉजिट किया है और ये उसने विड्रॉल किया है। शो द विनोद अकाउंट इन लेजर ऑफ द इलाहाबाद बैंक, सो आर यू आर द इलाहाबाद बैंक, आपको विनोद का लेजर बताने का है। इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड एट 5% ऑन द डेबिट बैलेंस। देखो बैंक जो है ना पैसा विड्रॉल करते हैं उस पर अलग इंटरेस्ट देती है, और जो आप जमा करते हैं उस पर अलग इंटरेस्ट होता है। 5% ऑन द डेबिट बैलेंस एंड 2% ऑन द क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, ऐसा बैंक ने बोला है। द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर ऑन 30 जून, आप जो बात कर रहे हो 30 जून की कर रहे हो। कैलकुलेशन टू बी मेड इन द नियरेस्ट रुपीज, तो आपको राउंड अप करना है तो नियरेस्ट रुपीज में कर लेना। तो देखो फॉर्मेट वही है, विनोद करंट अकाउंट विद द इलाहाबाद बैंक, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट याद कर लेना आपको, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, बस अपने जितने भी मेथड पर इसमें थोड़ा फॉर्मेट चेंज है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। विनोद करंट अकाउंट विद द इलाहाबाद बैंक, यहाँ पे अकाउंट करंट नहीं है, यहाँ पे करंट अकाउंट सिंपल सा लिखा है। इसका फॉर्मेट ऐसा है, डेट आएगा, पर्टिकुलर आएगा, पर्टिकुलर पैसा निकाला जमा किया वही आएगा, फिर जो पैसा डेबिट होता है क्रेडिट होता है वो आएगा। याद रखो बैंक हमेशा अलग उल्टा बोलती है, आपने BRS चैप्टर मुझसे पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो नीचे लिंक दे रखा है, जाके देख लो। तो यहाँ पे क्या करने का, आपको जब भी पैसा तुम बैंक में विड्रॉल करते हो ना, तो बैंक आपको मैसेज करता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, और जब भी आप पैसा डालते हो ना बैंक में तो आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो जब पैसा डालोगे तो क्रेडिट होगा, जब विड्रॉल करोगे तो डेबिट होगा, तो ये क्रेडिट और डेबिट दोनों दे रखा है। अब डेबिट क्रेडिट का ये आ गया कि आपका अकाउंट डेबिट है क्रेडिट हुआ है, उसके बाद ये बैलेंस आ गया, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक सिंपल है, ये तुम्हारी DL पासबुक है, डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट और नेट डेबिट क्रेडिट जो भी होगा वो आ गया, बैलेंस आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे डेज निकालना है, फिर डेबिट का प्रोडक्ट और क्रेडिट का प्रोडक्ट ये निकालना है, ये बाद में बात करते हैं। सबसे पहले इजी वाला पार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हुई है, 2 Jan से हुई है। 30,000 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किया है, तो 2 Jan बाय कैश अकाउंट आपने पैसा डिपॉजिट किया है, तो पैसा कैश आ गया अपने पास, 30,000 रुपीज़ बैंक में क्रेडिट हो गया, ठीक है। मैंने बोला बैंक में डिपॉजिट किया तो क्रेडिट किया, तो ये डिपॉजिट हो गया। फिर आपने 15 Jan को फिर 12,000 रुपये डाले, तो फिर आपका 12,000 का क्रेडिट हो गया, राइट। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखो आपको डेट वाइज जाना है, यहाँ पे 12 मार्च मत लेना, 15 Feb पहले आती है, तो 15 Feb पे विड्रॉल हुआ है, तो ये 15 Feb पे जब भी खुद विड्रॉल करते हो तो बैंक लिखती है टू सेल्फ, ठीक है, तो आपको दिया तो ये डेबिट हो गया। डन। जो मैं टिक कर रहा हूँ उतने आपको नोटबुक में लिखना है पहले, उसके बाद आगे बढ़ना है। उसके बाद आती है 12 मार्च, फिर पैसा आया तो बाय कैश 12 मार्च को आ गया अपने पास, ठीक है। कितना पैसा आया, 8,000 बैंक में डाल दिया। उसके बाद अपने पास डेट आती है 10 मई, जिस दिन आपने 30 अप्रैल जिस दिन आपने विड्रॉल किया है, तो यहाँ पे देखो ये आपका विड्रॉल आ गया 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को टू सेल्फ आ गया 30,000। उसके बाद 10 मई को आपने फिर डिपॉजिट किया है, तो बाय कैश आ गया 10 मई को 16,000 डिपॉजिट हो गया, और 15 जून को आपने फिर विड्रॉल किया तो 14,000 आ गया। बताइए भाई साहब, अभी तो जो मैंने टिक किया है इसमें किसको डाउट है? नहीं, तो आपको पहले ऐसा ही करना है। उसके बाद देखो ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। अभी भी क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि देखो आपका पैसा बैंक में पड़ा है तो आपने क्रेडिट बैलेंस ही लिखा है, क्रेडिट है, बट यहाँ पे पैसा ज़्यादा विड्रॉल हो गया तो डेबिट हो गया। सर ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, इस कॉलम को आप इसके पीछे बनाओ, बैलेंस के पीछे, तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। मैंने क्लास में ऐसे ही कराया है, बैलेंस के पीछे डेबिट क्रेडिट लिखा है, ठीक है। मैं समझा देता हूँ ये कैसे होता है, वो देख लो आप लोग।
तो बाकी सबको यहाँ से हटा देते हैं तो तुमको जल्दी समझ में आएगा। सी, यहाँ पे देखो 30,000 रुपये थे तो बैलेंस तुम्हारा 30 था, 12 और डिपॉजिट किया, 30 + 12 कितना हो गया, 42 हो गया, तो 42 का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। अब 26 निकाल दिया तो 42 में से 26 माइनस कर लो, यू विल गेट 16 का क्रेडिट बैलेंस, राइट। अब आपने वापस से 8,000 डिपॉजिट किया तो 8,000 और प्लस हो गया तो 24,000, अभी भी बैंक में पैसा पड़ा है। बट ये बताओ, अगर तुम्हारा 24 का बैलेंस था और तुमने 30 विड्रॉल कर लिया है तो बैलेंस पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव हुआ, नेगेटिव होते बैंक बोलते डेबिट बैलेंस, तो ये 6,000 का डेबिट बैलेंस हो गया। अभी आपने फिर डिपॉजिट किया 16,000, तो 6 नेगेटिव था, 16 डिपॉजिट किया तो 10 का पॉजिटिव बच गया, 10 का पॉजिटिव आ गया, लेकिन फिर आपने 10 में से 14 का विड्रॉल कर लिया तो आपके पास बच गया 4 का नेगेटिव बैलेंस। क्या ये तुमको समझ में आया? अंडरस्टूड? आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। अब अपने को चाहिए डेज। क्या चाहिए अपने को? डेज। चलो डेज किससे निकालोगे वो देख लो। इसमें थोड़ा डेज अलग वे से निकालना है, इसमें आपको हर डेज का बीच का गैप निकालना है। फॉर एग्जांपल 2 जैन से 15 जैन तक कितना दिन होता है? 13 दिन, तो ये आ गया। 15 फेब से 15 जैन तक कितना दिन होता है? 31 डेज, ये आ गया। 12 मार्च से 15 फेब तक कितना होता है? 25 डेज, ये आ गया। 10 अप्रैल से 12 मार्च तक कितना होता है? 29 डेज, ये आ गया। 10 में से 19 अप्रैल कितना होता है? ये आ गया तुम्हारा। और 15 जन से 10 में कितना होता है? ये आ गया। ठीक है, अब सर लास्ट डेट बची है। लास्ट डेट तुम कब बना रहे हो? हम बना रहे लास्ट 30 जून को, तो 30 जून से 15 जून तक लास्ट में कितना हो गया? 15। तो लास्ट वाला ऐसा आएगा जिस दिन बना रहे हो वहां से लेकर लास्ट गैप आ गया आपका, तो यहाँ तक खेल खत्म हो गया। डन। अब क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है। यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस। प्रोडक्ट निकालेंगे। अब प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो देख लो आप लोग। प्रोडक्ट कैसे निकालना है बेटा वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है, कैसे प्रोडक्ट अपने को निकालना है। चलो अब आपको क्या मल्टीप्लाई करना है। ऑब्वियसली प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो आपके पास जो बैलेंस है यहाँ पे देखो, हाँ, जो आपके पास बैलेंस है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 30,000 इंटू 13। अरे बेटा तुम समझो, एग्जाम में तुम गलती क्या करते हो पता है? एग्जाम में आप ये गलती करते हो कि आप एग्जाम में इससे मल्टीप्लाई कर लेते हो। ऐसा नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई बैलेंस को ही करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बैलेंस इंटू डेज करोगे, वरना बैलेंस निकाला क्यों है? अगर उसको मल्टीप्लाई करना होता तो बैलेंस क्यों निकाला है? लॉजिक लगाना। बैलेंस इंटू 13 किया तुमने, ये आ गया। 42,000 इंटू 31 किया, ये आ गया। देख लो चाहे तो चेक करके। 42,000 बेटा इंटू 31 इज योर 13,02,000, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 16,000 इंटू 25 के तो ये आ गया। 24,000 इंटू 9 के तो ये आ गया। 6,000 इंटू 30 के तो ये आ गया। बट डेबिट बैलेंस, नाउ दिस इज योर डेबिट बैलेंस, तो ये डेबिट में लिखोगे। 10,000 इंटू 36 के तो ये आ गया, क्रेडिट बैलेंस आ गया। और 15 इंटू किया तो ये डेबिट बैलेंस आ गया। इस तरह से आपको ये करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं इस केस में, राइट। इस केस में प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो लास्ट में तुमको इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है बेटा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालूंगा वो देख लो। तो यहाँ पे देखो 30 जून को तुमको लास्ट डे पे, 30 जून लास्ट डे होता है, लास्ट डे पे आपको आने का है। बैंक आपको इंटरेस्ट देगी या लेगी वो देखते हैं। तो मुझे बताओ तुम्हारा डेबिट का प्रोडक्ट कितना हुआ है? 2,40,000 टोटल, और क्रेडिट को है 31,48,000। आपको वर्किंग करना पड़ेगा। क्रेडिट के ऊपर 2% का इंटरेस्ट बोला था, 1/365 करना। और यहाँ पे 2,40,000 इंटू 5%, और साल का रेट है तो डिवाइड बाय 365 करना। ये इंटरेस्ट आ गया। तो एक इंटरेस्ट लेने का, एक देने का है। बैंक तुमको इंटरेस्ट देगी क्रेडिट बैलेंस पे, तो क्रेडिट बैलेंस पे इंटरेस्ट दे दिया 172 और ले लिए 32, तो नेट बच गया 139 का इंटरेस्ट देगी। और जब भी इंटरेस्ट देगी तो ऑब्वियसली बैंक में बैलेंस बढ़ेगा, बैंक में बैलेंस बढ़ेगा तो क्रेडिट में होगा। तो बाय इंटरेस्ट आ गया तुम्हारा, राउंड अप कर लिया तुमने इसको 140, तो ये 140 का इंटरेस्ट आ गया। क्या ये तुमको समझ में आया क्रेडिट में? अब मुझे बताओ 4,000 का डेबिट बैलेंस था, क्रेडिट हो गया 140, तो क्या बच गया? नेट बच गया 3860 का डेबिट बैलेंस। ये बच गया तुम्हारा 3860 का डेबिट बैलेंस, खत्म। बस ये का ये लास्ट में आप टैली करने के लिए बैलेंस का यहाँ पे वापस बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख दोगे। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, हाँ, जस्ट बैलेंसिंग फिगर, डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिट का टोटल, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, खत्म। क्या ये आपको समझ में आया? आई थिंक ज्यादा कुछ टफ था नहीं इसमें, ईजी था, तो आराम से तुम कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करना है इसकी, आपको इसको देखना नहीं है। अपन तो क्या, अपन रिवीजन कर रहे हैं, क्रैश कोर्स कर रहे हैं, इसके लिए मैं तुमको यहाँ पे इस हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। इसको प्रैक्टिस जरूर करना है। बोलिए, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। तो अब सारा सम हो गया है, सब अपन ने कर लिया। सिर्फ एक मेथड बची छोटी सी, और उसका नाम है इपॉक मेथड। कौन सा है? इपॉक मेथड, जिसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन भी नहीं है, ये वाला एग्जाम्पल है। इसमें जो पहले है ना फॉरवर्ड मेथड से अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। फॉरवर्ड मतलब वही जो तुम करते हो प्रोडक्ट मेथड। अभी तक जो भी अपन ने मेथड देखे ना उसमें हमेशा हम आगे चले हैं, जिसे बोलते हैं फॉरवर्ड मेथड। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। चाहे अपन बात करें इंटरेस्ट टेबल मेथड की, चाहे बात करें प्रोडक्ट मेथड की, या फिर अपन चाहे बात करें जो अपन ने मीन और प्रोडक्ट देखा उसमें सब हम आगे बढ़े।
आगे मतलब सर समझाओ, तो देखो ये एग्जांपल दे रखा है, इसको अपन नॉर्मल फॉरवर्ड मेथड प्रोडक्ट मेथड से करते हैं तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर मार्कअप द अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय एक्स टू वाई, एक्स देगा तो इन द बुक्स ऑफ एक्स होगा और वाई का अकाउंट बनेगा, ठीक है। और हम इसको नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं, फॉरवर्ड मेथड, फिर इपॉक देते हैं 31 दिसंबर को बनेगा तो 31 दिसंबर को ये आ गया। नाउ फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर ड्यू डेट अमाउंट डेज प्रोडक्ट सेम है, कुछ अलग नहीं है प्रोडक्ट मेथड में क्या दिखा था अपन ने, सॉरी कि सर बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई देगा तो अपने पास पैसा आएगा तो टू बैलेंस हो गया, डेट आ गया 600 रुपये आ गया, राइट। गुड सोल्ड टू वाई, आपने सेल किया तो टू सेल्स आ गया, एक मंथ का क्रेडिट पीरियड है तो ड्यू डेट ये आ गया। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर वाई, तो बाय परचेज आ गया, इस डेट पे है, एक मंथ का क्रेडिट पीरियड तो ये आ गया, ठीक है। सर इसमें ग्रेस पीरियड ऐड करना है, नहीं करना, वो बिल में ही होता है, ठीक है। यहाँ पे बिल नहीं है, सेल परचेज हुआ है। कैश रिसीव फ्रॉम वाई, तो ये है सेम डेट आ गई, कुछ नहीं बोला। तो वाई एक्सेप्ट 3 मंथ ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया है, तो मतलब बिल एक्सेप्ट किया है, सो यहाँ पे बिल आ गया। यहाँ पे 3 मंथ है तो नवंबर सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और 3 दिन यहाँ पे आ जाएंगे तो 4 दिसंबर आ गया। तो आई थिंक यहाँ तक कुछ इश्यू नहीं होगा, डेट लिख दिया, पर्टिकुलर लिख दिया, ड्यू डेट आ गया अपना, ठीक है, अमाउंट आ गया। अच्छा इसका ड्यू डेट कुछ नहीं बोला, मतलब सेम हो गया 1 जुलाई 2020, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक कितने दिन होते हैं वो लेते हैं, इसमें एक दिन एक्स्ट्रा भी लेते हैं बिकॉज बैलेंस है। फिर 31 अगस्त से 31 दिसंबर चलते हैं। फिर यहाँ पे देखो 1 सितंबर से 31 दिसंबर, 1 सितंबर से 31 दिसंबर, 4 दिसंबर से 31 दिसंबर, इस तरह से अपन करते हैं। क्या मैं जो बोला तुमको समझ में आया? तो यहाँ पे हम बताओ हम आगे चल रहे पीछे चल रहे हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास जो डेट थी वो थी 1 जुलाई, ठीक है, तो मैं जुलाई से दिसंबर जा रहा है, मतलब आगे जा रहा है। उसके बाद 31 अगस्त 30 अगस्त थी तो 30 अगस्त से दिसंबर जा रहा है, आगे चल रहा है। 1 सितंबर से दिसंबर जा रहा है, आगे चल रहा है। 1 सितंबर से दिसंबर जा रहा है, आगे चल रहा है। 4 दिसंबर से 31 दिसंबर जा रहा है, आगे चल रहा है। इसलिए इनको बोलते हैं फॉरवर्ड मेथड। क्या बोलते हैं इनको? फॉरवर्ड मेथड। तो अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा ना ये सब फॉरवर्ड मेथड है। अब बेटा है उल्टा मेथड, इसका नाम है बैकवर्ड मेथड। क्या नाम है इनका? बैकवर्ड मेथड। इसमें तुमको उल्टा आने का है, मतलब अब आप चल रहे थे आगे, अभी चलोगे उल्टे, बैक की तरफ आओगे, पीछे की तरफ आने का है। तो इसी क्वेश्चन को बोलता है बैकवर्ड मेथड से करो, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देख लो। अच्छा ये नॉर्मल वाला तो हो गया, अभी इसी सम को अपन देख रहे हैं इपॉक मेथड से, ठीक है। इपॉक मेथड में क्या होता है, देखो जो तुम्हारी डेट है, पर्टिकुलर है, ड्यू डेट है, अमाउंट है, वो सब तो सेम रहेगा, दैट रिमेन सेम, उसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। इसका मतलब तुम्हारा डेट कैसे लिखते थे, पर्टिकुलर सेम था, ड्यू डेट सेम होगा, अमाउंट जो है वो भी सेम होगा। तो यहाँ तक ये चीज़ें तो सेम रहने वाली है, ठीक है। तो देखो मैं ऑलरेडी यहाँ पे जो सेम रहता है ना दोनों मेथड में, किसी मेथड में, वो मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए बना दिया है। तो इतना वाला पार्ट इपॉक मेथड में सेम रहता है, मतलब फॉर्मेटिंग सेम करना है। उसके बाद डेट आ जाएगी, ड्यू डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स लिख दोगे जो भी सेल परचेस हुआ है, और अमाउंट यहाँ तक सेम होगा। अब फॉरवर्ड मेथड में हमने क्या किया था मैं बता देता हूँ कि जैसे आपने 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक दिन काउंट किया था, 30 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर काउंट किया था, 1 सितंबर से 31 दिसंबर, और 1 सितंबर से 31 दिसंबर, और 4 दिसंबर से 31 दिसंबर, ऐसे आपने डेज काउंट किए थे। इस मेथड में थोड़ा सा भैया उल्टा करना है। इसमें आपको क्या करने का है, जो भी पहली ड्यू डेट है सबसे अर्ली वाली, मुझे बताओ कौन सी सबसे अर्ली वाली ड्यू डेट है तुम्हारे पास, तो मैं हाईलाइट करता हूँ दिस वन, 1 जुलाई वाली। तो जो तुमने लास्ट टाइम 31 दिसंबर को कंसीडर किया था, इस बार तुमको 1 जुलाई को कंसीडर करना है। मतलब हर डेट को तुमको 1 जुलाई तक लेके आने का है, हर डेट को। तो मुझे बताओ अगर मेरा 1 जुलाई है उसको मैं 1 जुलाई पे लेके आएगा तो कितना डिले हुआ? सो कुछ भी नहीं हुआ, 0। अब मुझे बताओ 30 अगस्त है उसको मैं 1 जुलाई पे लेके आएगा, तो क्योंकि ये बैलेंस है तो आपको वो +1 तो करना ही है, मतलब एक दिन तो एक्स्ट्रा लेना ही है। तो अगस्त पूरा का पूरा आएगा, ठीक है। और देखो जुलाई के पूरे 31 आएंगे, ऐसे चलते हैं जुलाई से अगस्त तक। तो जुलाई के पूरे 31, उसके बाद अगस्त के 30, सो दैट इज योर 61 डेज। कितने आगे बेटा? 61 डेज। तो जुलाई अगस्त के 61 डेज हो गए। अब सितंबर है तो देखो जुलाई के पूरे 31, अगस्त के कितना होता है? 31 होता है, और सितंबर का 1, क्योंकि बैलेंस था तो आपको एक दिन तो लेना ही था, तो 63 डेज हो गए। यहाँ पे भी 63 डेज ही आएंगे। और 4 दिसंबर से देखो तो जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के 4, 157 डेज आ गए, ठीक है। इस तरह से आपने डेज निकाले हैं इसमें। क्या ये तुमको समझ में आया? तो कुछ भी नया नहीं डेज निकाला, जैसे लास्ट टाइम आपने वैसे डेज निकालते, इस बार अपने 1 जुलाई तक सबके डेज निकाले। प्रोडक्ट यहाँ पे करूँगा तो मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा। फिर 300 इंटू 60, 300 इंटू 61 करोगे, सॉरी 300 इंटू 61 करोगे, यू विल गेट 18,300, ठीक है, ये तुम्हारा आ गया। फिर यहाँ पे देखो 200 इंटू 63, सो 12,600।
फिर 6300 एंड 400 इंटू 157 करोगे तो 62,800 ठीक है, दिस इज योर अमाउंट। तो आई थिंक ये प्रोडक्ट निकालना इजी है, मल्टीप्लाई करना है, पहले भी किया, यहाँ पे भी किया। तो अभी तक सिर्फ एक ही चीज़ नहीं सीखी अपन ने इस इपॉक में, कि जो डेट होती है ना, जो जिस दिन तुम डेज निकालते हो उसके लिए जो डेट लेते हो वो इस बार अपने को लेना पड़ेगा सबसे पहला अर्लीस्ट ड्यू डेट, ठीक है, जो 1 जुलाई है यहाँ पे। अब ये होने के बाद इस मेथड में तुमको एक और एक्स्ट्रा काम करना है। क्या करना है सर, कि यहाँ पे देखो आपके पास 600, 300, 900 का बैलेंस है। 900 में से 400, 100 और 200 यानी कि कितना 700 माइनस हो गया, तो 200 रुपये अभी भी पड़े हैं और वो 200 रुपये एंड तक है, ठीक है। तो आज से पहले कभी ऐसा किया नहीं था, बट अभी करना पड़ेगा और उसे बोलते हैं आपको बैलेंस का अमाउंट निकालना, ठीक है, बैलेंस प्रोडक्ट निकालना, वो यहाँ पे करना पड़ेगा। सर क्या क्यों करना है, इसका लॉजिक क्या है वो समझा देता हूँ मैं तुमको, ठीक है। तो अगर मैं इसको तुमको इसका लॉजिक समझाऊँ तो समझो, अगर मान लो मेरे पास एक ही होता, सिर्फ एक ही बैलेंस होता, दिस वन, ठीक है, अगर मान लो अपने पास सिर्फ एक ही बैलेंस होता ये वाला, इन दैट केस क्या होता, चलो अपने पास सिर्फ ओपनिंग बैलेंस होता दिस वन। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमको ये समझना पड़ेगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अगर अपने पास सिर्फ ये ओपनिंग बैलेंस होता और अपन उल्टे चल रहे होते तो यहाँ पे 0 आता, तो मेरा प्रोडक्ट भी कितना आता बेटा, 0 ही आता बैलेंस, ठीक है। तो मैं इंटरेस्ट किस पे निकालता, क्या पॉसिबल होता है इंटरेस्ट निकालना, नहीं होता सर। तो जब उल्टे चलते हैं तो आपको एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब इसका तुमको इंटरेस्ट चाहिए तो तुमको यहाँ पे जब एंड हो रहा है, कब एंड हो रहा है बताओ, ये 31 दिसंबर हो रहा है, तो 31 दिसंबर 2020 को बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट करके निकालना पड़ता, ठीक है, एक एक्स्ट्रा चीज निकालनी पड़ती प्रोडक्ट करके। और उसमें तुमको क्या करना पड़ता पता है, कि ये देखो 600 रुपया जो है वो मेरे पास एंड तक रहा है, एंड मतलब यहाँ पे 31 दिसंबर तक, ठीक है। तो 31 दिसंबर तक कितने दिन होते कर लो, तो सर अपने पास जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के 31, तो 184 डेज होते हैं। तो यहाँ पे देखो डेज में लिखता 184, ठीक है। तो यहाँ पे 600 इंटू 184 होता, 600 इंटू 184, तो 110400, ये मेरा आंसर आता। और फिर जो मैं इंटरेस्ट निकालता, अब मेरा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे बैलेंस आता 110400, और फिर मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालता, ऐसा करते कि नहीं करते तो सही आता। तो आपको क्या करने का है, क्योंकि यहाँ पे तुम उल्टा चल रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि तुमको गड़बड़ हो जाएगा आंसर, अगर तुम ये नहीं करते तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सेम जो क्वेश्चन अभी अपन ने किया था उसमें भी ये चीज करनी पड़ेगी, पर उसमें अपने को सिर्फ बैलेंस अमाउंट का करना है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट में एक ही अमाउंट था, इसके लिए आराम से हो गया। अगर सामने 200 उधर भी होता तो नेट करता, तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी जो पहले नहीं की थी, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ये चीज करते हैं, ठीक है। चलो फिर फटाफट ये चीज कर लेते हैं, मतलब जो भी बैलेंस बचा है उसका एंड तक अपने को डेज भी ये निकालना पड़ेगा। चलो तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैं दिखा देता हूँ तुमको, सी ये अब जो अपन ने किया था, ये 2 सेल्स परचेज सब आ गया, 150 डेज आ गया। अब यहाँ पे देखो ये वाली चीज अपने को सीखनी है जो मैंने सर्कल की है, ये वाली चीज 31 दिसंबर को आपको बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो मैंने बताया था कि ये तो अमाउंट है जो आपका, सॉरी ये जो अमाउंट है 600 एंड 300, 900 रुपया, उसमें से 700 रुपया माइनस हो गया तो कितना बचता 200। तो अमाउंट में मत लिखना, अमाउंट में लिखते गड़बड़ हो जाएगी, सिर्फ आपको यहाँ पे डेज में लिखना है। भाई अपने पास 184 डेज है, जैसे रेडिंग में तुम अमाउंट में नहीं लिखते हो वैसे यहाँ पे भी नहीं लिखना है, 184 डेज है इंटू कितना अमाउंट है बैलेंस 200 रुपया, तो मल्टीप्लाई किया तो 36,800 आ जाएगा। बस ये एक्स्ट्रा चीज करनी है। जैसे 36,800 आ गया तुम्हारा, नाउ यू कैन डू दियर बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट जो जैसा पहले किया था। तो आप क्या कर सकते हो, इस टोटल में से, ये टोटल देखो ज्यादा हो गई, इसमें से ये एक क्रेडिट में था, इसको माइनस कर लो, यू विल गेट 1,200,000 बैलेंस आ गया। अब इस बैलेंस से तुमको इंटरेस्ट निकालना है, बट यहाँ पे इपॉक मेथड में एक और काम एक्स्ट्रा करना है, कि जिस तरफ बैलेंस आएगा, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, ये बैलेंसिंग फिगर आया है, ठीक है, ये वाला लास्ट वाला, उसी तरफ तुमको इंटरेस्ट भी कंसीडर करना है। तो इंटरेस्ट भी उसी साइड में लिखना है, टू इंटरेस्ट, देखो हर बार उल्टा किया था अपोजिट साइड में, इस बार सीधा करना है। तो इंटरेस्ट आएगा और यहाँ पे 10020 इंटू 18% इंटू 1/365 करना है, तो इंटरेस्ट मिल गया। उसके बाद लास्ट में आप अमाउंट का बैलेंस निकालते हो, खेल खत्म। तो इसका मतलब इस इपॉक मेथड में कितनी चीजें नहीं करनी है, ध्यान से सुन लो, रट्टा मार लो। अगर इपॉक मेथड आया तो पहला चीज फॉर्मेटिंग वगैरह सब सेम होगी, लेजर पोस्टिंग सेम होगी, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। हम डेज में जहां पे डेज निकालेंगे ना वहां से अपना काम शुरू होता है। तो डेज इसमें जो निकलेगा उसमें आपको अर्लीस्ट ड्यू डेट पहले लेनी है, जो सबसे पहली ड्यू डेट आएगी वो आपकी डेज निकालने के लिए बेस होगा। तो आपको हर डेज उसी पे निकालना है, ठीक है, हर डेज उसी पे निकालना है। और अगर वो ही तुम्हारी मतलब बैलेंस डेट है तो तुमको +1 तो करना ही पड़ेगा, मतलब उस दिन को भी कंसिडर करना पड़ेगा।
दूसरी चीज़ में ये करनी है कि जब आपके डेज निकल जाए सब में, तो जो लास्ट में सब होने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, जिसमें आप डेबिट के टोटल अमाउंट में से क्रेडिट के टोटल का अमाउंट माइनस करोगे, जो बचेगा उसमें जितने लास्ट तक डेज होते हैं, स्टार्ट टू लास्ट तक डेज, वो मल्टीप्लाई करना, तो वो प्रोडक्ट में लिखना है। ये काम अपने को एक्स्ट्रा करना है, दिस वन। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्टेप वाइज मार्किंग दूं, जो एक्स्ट्रा काम करना है, ठीक है, एक्स्ट्रा काम की मैं बात कर रहा हूँ इस मेथड में, वो तुमको करना है। तो यहाँ पे देखो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो तुमको यहाँ पे हर डेज को, यहाँ ये डेज निकालने का, तो यहाँ पे डेज वाला तुम्हारा फर्स्ट स्टेप हो गया, डेज अपने को कैसे निकालना है। दूसरा दिस वन, ये वाला एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो ये दूसरा चीज करना पड़ेगा। तो जो भी डेबिट का अमाउंट है माइनस क्रेडिट का अमाउंट है इनटू जो फ्रॉम डे 1 टू लास्ट डेट तक जितने डेज होते हैं वो सब ले लो, कर लो, तो ये आ जाएगा। तीसरा काम ये करना है कि इसमें जब बैलेंस निकाल दिया अपन ने प्रोडक्ट का, तो उसके बाद इंटरेस्ट भी उसी साइड में लिखना है। तो थर्ड वाला काम ये करना है, बस बाकी सब सेम है, बाकी कुछ भी इसमें नया नहीं है। ठीक है गाइस, वैसे इपॉक मेथड काफी कम पूछते हैं, बट आई थिंक आपको करना चाहिए, इसका भी एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। डन। तो गाइस ये हो गया आपका अकाउंट करंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया है, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार आया है, तो आपको इसके सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बिलीव मी। ठीक है, रीडिंग भी है इंपॉर्टेंट, ये भी ये सब है, तो इसमें सबकी प्रैक्टिस करनी है। एवरेज ड्यू डेट भी आता है और ये भी आता है, हमेशा आया है, तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। साथ में अगर आपको जब आप सीए इंटर में पहुंचोगे, बहुत जल्द पहुंचने वाले हो, तो अगर आपको किसी भी लेक्चर का वीडियो लेक्चर चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए, और मेरे भी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है सीए इंटर में, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट, ठीक है, और जो न्यू सिलेबस आएगा उसमें भी अवेलेबल रहेंगे। सो गाइज आप बस मुझे है ना, इस जो नीचे नंबर आपको दिख रहा होगा उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, या फिर 9867414390, ठीक है, ये मेरा नंबर है। इस पर आप अपनी क्वेरी या कुछ डाउट है तो मैसेज कर सकते हो, या कभी भी आपको हेल्प लगे तो आप मैसेज कर सकते हो। वीडियो लेक्चर भी चाहिए तो बेटा मैं दे दूंगा, बहुत कम प्राइस में दूंगा, तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये गाइज आपके लिए हो गया है। और अगर आप रहते हो मुंबई में, तो हमारी फेस टू फेस क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है, विरार, वसई एंड भाईंदर में, तो आप वहाँ पे आके भी हमसे सीख सकते हो सीए फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। गाइस चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और मुझे अगर इंस्टा पे फॉलो करना है तो नीचे लिंक दे रखा है, आप कर सकते हो, अपडेट आपको मिलती रहेगी लेटेस्ट वाली। ठीक है, बाय बाय।